हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डायोड होता क्या है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे। अब हम डायोड के एप्लीकेशंस देखेंगे। डायोड का सबसे पहला एप्लीकेशन है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चिल्ड्रन, हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव वोल्टेज को पास होने देता है और नेगेटिव वोल्टेज को पास होने नहीं देता। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आपको लगेगा एक ट्रांसफॉर्मर, ओके, और नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर लगेगा इसमें। तो दिस इज ए नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर का देखो, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी होती है, ट्रांसफॉर्मर की ये सेकेंडरी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में यहां पे हम एक डायोड लगा देंगे। ओके, यहां पे एक डायोड रहेगा और यहां पे होगा, ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर मतलब ये लोड है। लोड कुछ भी हो सकता है। लोड एक बल्ब हो सकता है, या एक फैन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है लोड एक ऐसी स्क्रीन है जहां पे आपको आउटपुट दिखे। तो लोड मतलब कोई डिवाइस। तो फिलहाल मैं लोड को रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर से। और जो भी आउटपुट होगा वो इस लोड के अक्रॉस मेजर किया जाएगा। तो ओ पी का मतलब आउटपुट। तो आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड। तो जो लोड का वोल्टेज होगा वही आउटपुट का वोल्टेज होगा। ओके, तो जो वोल्टेज लोड के पास पहुंचेगा वही वोल्टेज आउटपुट के पास भी पहुंचेगा। आप देख सकते हो एक तरीके से दोनों पैरेलल में है। तो यह है ट्रांसफॉर्मर, डायोड, लोड, और लोड के पास जो भी वोल्टेज पहुंचेगा वही आउटपुट माना जाएगा। ओके, और यहां पे है आईपी। आईपी मतलब इनपुट। तो इनपुट करंट या इनपुट वेव हम यहां से भेजेंगे और यहां से हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखो, अगर मैं इनपुट में ये भेजूं, अगर इनपुट में मैं इस तरीके की एक साइन वेव भेजूं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ओके, मैंने इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट भेज दी। तो दिस इज द इनपुट। इनपुट में मैंने अल्टरनेटिंग करंट भेज दिया है। ओके, या अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज बोल सकते हो, वोल्टेज भी बोल सकते हो, करंट भी बोल सकते हो। ये है वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वोल्टेज बोलो, करंट बोलो, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके की वेवफॉर्म आपने वोल्टेज की भेज दी इनपुट में। अब चिल्ड्रन, इसका आउटपुट देखो कैसा दिखाई देगा। इसका आउटपुट कैसे दिखाई देगा देखो। जब ये पॉजिटिव वेव, ओके, जब ये पॉजिटिव वेव यहां पे आएगी, जब पॉजिटिव वेव इस डायोड के पास आएगी, तब ये पॉजिटिव वोल्टेज है। जब पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज है चिल्ड्रन। ये है डायोड का पी साइड और ये है डायोड का एन साइड। तो जो पी साइड पे है वो, उसको पॉजिटिव वोल्टेज हमने दे दिया। तो पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज देना मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये पॉजिटिव साइकिल डायोड पास कर देगा। डायोड आगे भेज देगा इस पॉजिटिव साइकिल को, और ये पॉजिटिव साइकिल लोड से पास होके आउटपुट जनरेट कर देगा। तो चिल्ड्रन, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तब आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन सपोज यहां पे नेगेटिव साइकिल आया, सपोज नेगेटिव वोल्टेज हमने अब इसको देना चालू किया। अब ये नेगेटिव वोल्टेज डायोड के पास आया, यहां पे वोल्टेज नेगेटिव है, लेकिन ये तो डायोड का पी साइड है, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और आप जानते हो जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो डायोड करंट को पास नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव वाला साइकिल आगे पास नहीं होगा। तो लोड के पास आगे कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि लोड के पास कोई वोल्टेज नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा।
तो नेगेटिव साइकिल के टाइम आउटपुट भी नहीं मिलने वाला। तो पॉजिटिव साइकिल तो एज इट इज लोड तक पहुंचा देता है डायोड, पर नेगेटिव साइकिल देखो कट चुका है। अब फिर जब ये वाला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस पॉजिटिव साइकिल को डायोड अलाउ कर देगा। और ये जो नेगेटिव साइकिल है, डायोड जब नेगेटिव साइकिल आएगा डायोड के पास, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस होने के कारण डायोड इस नेगेटिव साइकिल को पास नहीं करेगा। तो ये है इनपुट वेवफॉर्म और ये है आउटपुट वेवफॉर्म। तो रेक्टिफायर में हुआ क्या? रेक्टिफायर में यह हुआ कि जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स थी वो नेगेटिव साइकिल्स उड़ गई। और इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधी वेव ये उड़ा देता है, नीचे की आधी वेव पूरी उड़ा देता है, पूरी गायब। तो चलन एक बार फिर से मैं एक बार आपको रेक्टिफायर का मतलब भी बता देता हूं। चलन आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये एसी है, इनपुट में आपको मिल रहा है एसी, लेकिन आउटपुट में आपको सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। ये पॉजिटिव वोल्टेज लेकिन चेंजिंग पॉजिटिव वोल्टेज है, पर है तो पॉजिटिव। तो चिल्ड्रन ये जो आउटपुट है इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा है, फ्लक्चुएटिंग डीसी। चिल्ड्रन ये एसी करंट नहीं है। आपको याद होगा मैंने एसी चैप्टर के वीडियो में भी इस कंसेप्ट को क्लियर किया था। इसको एसी नहीं कहेंगे, एसी तब कहते हैं जब वोल्टेज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो। देखो प्लस माइनस, ये है एसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेज नहीं है, इसमें वोल्टेज चेंज तो हो रहा है पर प्लस माइनस नहीं हो रहा। तो इसे हम एसी वोल्टेज नहीं, इसे हम चेंजिंग डीसी वोल्टेज कहेंगे या फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज कहेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? इनपुट एसी वोल्टेज को फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज बना देता है। ओके, और रेक्टिफायर का यही मतलब होता है। रेक्टिफायर मतलब जितने भी नेगेटिव पार्ट है इनपुट के उसको हटा देना या पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर देना। तो रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर इट कन्वर्ट्स नेगेटिव साइकिल टू जीरो और पॉजिटिव साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव साइकिल को जीरो बना दिया जाता है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर नेगेटिव साइकिल इज मेड जीरो। हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव साइकिल को जीरो बनाया जाता है और पॉजिटिव साइकिल इज पास्ड एज इट इज। पॉजिटिव साइकिल इज पास्ड एज इट इज। तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा वो एज इट इज रिपीट हो जाएगा आउटपुट में, नेगेटिव साइकिल आएगा तो उसे रोक दिया जाएगा। अब चलिए ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, ये है पॉजिटिव साइकिल, तब क्या होगा? तब ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। FB मतलब फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि ये P है और ये N है। P हायर पोटेंशियल पे आने के कारण डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यही फॉरवर्ड बायस डायोड इस वोल्टेज को पास कर देगा। ओके, जो मैंने शब्दों में कहा है ये आपको लिखना है, आपको लिख के रखना है ये बात। जब इनपुट का, ये इनपुट है, जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल आएगा तब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो पॉजिटिव साइकिल एज इट इज पास हो जाएगा, डायोड उसको पास कर देगा। जो मैंने शब्दों में कहा है वो आपको बुक में लिखना है अपने वर्ड्स में। जब इनपुट का नेगेटिव साइकिल आएगा तब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। तो ये जो मैंने शब्दों में कहा है इसे आप इंग्लिश में लिख लीजिए। इंग्लिश में या जिस भी मीडियम से आप है उस मीडियम की भाषा में आप लिख लीजिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ने किया क्या?
हाफ वेव रेक्टिफायर ने इनपुट एसी वोल्टेज को फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज बना दिया, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट था एसी का उसको पूरा काट डाला, नेगेटिव पार्ट पूरा कट हो गया। इसका नाम हाफ वेव क्यों है? क्योंकि ये आधी वेव को उड़ा देता है। आधी वेव, नीचे की आधी वेव उड़ जाएगी और ऊपर की आधी वेव एज इट इज रिपीट हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आधी वेव को उड़ा देता है और बची हुई आधी वेव को एज इट इज पास कर देता है। चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डिसएडवांटेज है कि आधी नीचे की नेगेटिव वेव वो पूरी उड़ जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर नीचे की आधी वेव उड़ा देता है, यानी कि हम आधी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आधा साइकिल वेस्ट कर रहे हैं हम। उस वेस्टेज से बचने के लिए जो अगला कंसेप्ट है उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर नीचे के आधे वेव को उड़ाता नहीं है, उसकी एनर्जी का भी इस्तेमाल कर लेता है। तो अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर की क्या थियरी है। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मर लगता है जिसे कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो देखो इसका जो ट्रांसफॉर्मर है ये थोड़ा सा स्पेशल होता है। इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो सबसे पहले इसमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर नहीं, इसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल होता है। फिर यहां पे एक डायोड लगाया जाता है, पी और एन का आप बहुत ध्यान दो। फिर यहां पे एक डायोड लगाया जाता है। ओके, फिर इन दोनों डायोड्स को इस तरह से जोड़ दिया जाता है। अब इसका नाम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इसीलिए है, इस ट्रांसफॉर्मर का नाम, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मर में 1, 2 और 3 कनेक्शंस होते हैं। यहां से भी, सेंटर से भी एक वायर निकलता है, इस ट्रांसफॉर्मर के सेंटर से भी एक वायर निकलता है। ओके, तो इस सेंटर के वायर को आपको पकड़ना है। चलिए, सेंटर का वायर और ये ज्वाइन नहीं है, इसमें जंप किया हुआ है, ये मैंने जंप बनाया। तो ये सेंटर का वायर और ये डायोड ज्वाइन नहीं है। इस सेंटर के वायर को निकाल के आपको साइड में लेके आना है और यहां पे एक रेजिस्टर बना देना है, और ये है लोड। और लोड के पास जो भी वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को हम आउटपुट वोल्टेज कहेंगे। तो चिल्ड्रन, ये है फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। आपको इसे बार बार बना के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फुल वेव रेक्टिफायर इसी तरह से बनता है और आपको इसका जो डायग्राम है वो 2-4 बार प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको समझना है। अब चिल्ड्रन, फुल वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है? सपोज इसके मैं वर्किंग बताता हूं। तो वर्किंग देखो इस तरह से होगी। वर्किंग, सपोज इन इनपुट में वी हैव अ पॉजिटिव वेवफॉर्म। तो सपोज इनपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म आया। ओके, एक्चुअली हम एसी देते हैं ना, यहां पे इनपुट में एसी, इस तरह का एसी वोल्टेज देते हैं। सपोज इनपुट के पास पॉजिटिव वोल्टेज आया, तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की खासियत यह है, अगर यह पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट के पास आया है तो यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। यह खासियत है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की। तो अगर इनपुट में आप एक पॉजिटिव वेवफॉर्म दोगे तो ऊपर वाले डायोड के पास पॉजिटिव वेवफॉर्म पहुंच जाएगी और नीचे वाले डायोड के पास 180 डिग्री रिवर्स होकर वेवफॉर्म पहुंचेगी, मतलब एक नेगेटिव वेवफॉर्म पहुंचेगी। यह खासियत होती है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की। तो एक बार फिर से, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर की खासियत यह है कि अगर इनपुट में पॉजिटिव दोगे तो ऊपर वाले के पास पॉजिटिव वेवफॉर्म अगर पहुंचा तो नीचे वाले के पास नेगेटिव वेवफॉर्म पहुंच जाएगा। तो अब क्या होगा चिल्ड्रन? इसका नाम दे देते हैं डायोड 1, इसका नाम दे देते हैं डायोड 2। तो आप देख सकते हो
यहां पे पॉजिटिव आया तो इसके पास पॉजिटिव वेवफॉर्म पहुंच गई, इसके पास नेगेटिव वेवफॉर्म पहुंच गई। अब ये पॉजिटिव है और डायोड 1 का पी उससे कनेक्टेड है, देयरफॉर डायोड 1 विल बिकम फॉरवर्ड बायस एंड डायोड 2, देखो यह है डायोड 2 का पी, लेकिन उसे तो नेगेटिव वोल्टेज मिला है, तो डायोड 2 विल बिकम रिवर्स बायस। तो डायोड 1 के पास पॉजिटिव वेवफॉर्म पहुंचा, इसीलिए डायोड 1 फॉरवर्ड बायस हो गया। डायोड 2 के पास नेगेटिव वेवफॉर्म पहुंचा, डायोड 2 रिवर्स बायस हो गया। अब आप ये तो जानते ही हो कि रिवर्स बायस अगर हो जाए डायोड तो उसको खोल देना पड़ता है, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए तो उसे हम वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। तो देखो ये तो एज इट इज ड्रॉ कर दूंगा मैं, फिर ये भी एज इट इज। अब डायोड 1 के पास पॉजिटिव वेवफॉर्म पहुंचा है, वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है, तो डायोड 1 विल बिहेव लाइक वायर। तो डायोड 1 बनाने की जगह मैं एक वायर बना दूंगा, फिर ये वायर नीचे आ रहा है। अब ये डायोड 2 खुल चुका है क्योंकि डायोड 2 रिवर्स बायस है, तो ये डायोड 2 की लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये डायोड 2 की लाइन नहीं बनेगी क्योंकि डायोड 2 रिवर्स बायस है, वो खुल चुका है। अब बचा हुआ सर्किट डायग्राम एज इट इज, ऐसा, फिर नीचे, फिर इस तरफ, फिर ये बीच में से ऐसा निकल रहा है, और यहां पे आ गया है लोड, और यहां से हमें मिलेगा आउटपुट। तो चिल्ड्रन, जब पॉजिटिव वेवफॉर्म पहुंची तो ये डायग्राम बनेगा। ओके, तो वो पॉजिटिव वेवफॉर्म आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट आगे बढ़ेगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर लोड में ऊपर से नीचे पास होगा। याद रखना, लोड में ये ऊपर से नीचे की तरफ पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करंट आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहां जा रहा है। चलिए, नहीं तो हवा में लटक गया ना, तो यहां नहीं घुसेगा, यहां कोई करंट नहीं घुसेगा, ये हवा में लटका हुआ है। तो पॉजिटिव करंट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर लोड को क्रॉस करेगा, मतलब आउटपुट आ चुका है हमारे पास। और वो लोड को किस तरह से क्रॉस कर रहा है? ऊपर से नीचे। जो पॉजिटिव करंट है वो लोड को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है। आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां जाएगा करंट, फिर यहां जाएगा, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर इनपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म हुआ तो आउटपुट मिलता है, और वो आउटपुट ऊपर से नीचे की तरफ, चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ वो करंट दिख रहा है लोड में, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो हमें आउटपुट में भी एक पॉजिटिव वेवफॉर्म मिल जाएगा। तो इनपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म दिया, आउटपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म मिल गया। अब देखते हैं अगर इनपुट में नेगेटिव वेवफॉर्म देंगे तो क्या होगा। तो सपोज in input we have negative waveform। तो इनपुट में अगर नेगेटिव वेवफॉर्म आ गया तो क्या होगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव वेवफॉर्म था, अब इनपुट में नेगेटिव वेवफॉर्म आ गया। तो नेगेटिव वेवफॉर्म आ गया तो क्या होगा, ये नेगेटिव एज इट इज यहां पे आ जाएगा, लेकिन यहां पे उल्टा होके आता है, तो यहां पे वेवफॉर्म पॉजिटिव बन के आएगा। दोनों डायोड्स बना देता हूं फिर से एक बार आपके लिए। और ये है लोड। ओके, यही सिनेरियो है। तो अब क्या हुआ है, अब इनपुट में नेगेटिव वेवफॉर्म आ गया। तो इनपुट में नेगेटिव वेवफॉर्म आया, इसके पास नेगेटिव चला जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चला जाएगा। अब इसके पास नेगेटिव आया पी के पास, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। तो डायोड 1 रिवर्स बायस हो जाएगा, और डायोड 2
फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो डायोड 2 विल नाउ बिकम फॉरवर्ड बायस, और डायोड 2 करंट को अलाउ कर देगा। तो लिख देता हूं, डायोड 1 विल बिकम रिवर्स बायस, डायोड 2 विल बिकम फॉरवर्ड बायस। यानी डायोड 1 को खोल देना है और डायोड 2 को वायर बनाना है। तो देखो नया डायग्राम ये बनेगा। ये जो डायोड 2 है वायर बन जाएगा, देखो वायर बना दिया। फिर ऐसा ऊपर की तरफ, फिर यहां से लोड, तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और ये जो ऊपर का डायोड है वो खुल चुका है, ओपन हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स बायस हो गया है। अब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज जो इस डायोड 2 के पास आया है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा लोड को। लोड को ये जो पॉजिटिव करंट यहां से आ रहा है, ये लोड को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है। तो चिल्ड्रन क्या हो रहा था पिछले बार में, पिछले केस में भी पॉजिटिव करंट ऊपर से नीचे पास हुआ था। इस केस में भी पॉजिटिव करंट ऊपर से नीचे पास हो रहा है। देखो यहां से ऐसा, ऊपर से नीचे। तो पिछले केस में जो आउटपुट आया था वही सेम टू सेम आउटपुट इस केस में आएगा। आप खुद सोचो ना, पिछले केस में भी पॉजिटिव करंट ऊपर से नीचे गया था लोड में, इस केस में भी पॉजिटिव करंट ऊपर से नीचे जा रहा है लोड में। तो पिछले केस में जो आउटपुट आया था इस केस में भी एग्जैक्टली वही आउटपुट आता है। तो आपको आउटपुट में मिलता है पॉजिटिव वेव। यस, आउटपुट में हमें पॉजिटिव वेव मिलती है। तो इनपुट में पॉजिटिव वेव भेजो या नेगेटिव वेव, आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव वेव ही मिलेगी। यानी यहां नेगेटिव वेव को खत्म नहीं कर देते हम, इनपुट की नेगेटिव वेव को खत्म नहीं करते, इनपुट की नेगेटिव वेव को पॉजिटिव बना के आगे भेज देते हैं। इसीलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूरे वेव को रेक्टिफाई कर देता है, आधी वेव को उड़ाता नहीं है ये पूरे वेव को रेक्टिफाई कर देता है। तो अगर मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊं वेव फॉर्म्स का, तो वेव फॉर्म्स का डायग्राम ऐसा बनेगा। तो अगर इनपुट में आपको कुछ ये मिलता है, इस तरीके का वेव फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज वर्सेस टाइम, तो आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है? फुल वेव रेक्टिफायर नीचे के नेगेटिव को उड़ाता नहीं है, नीचे के नेगेटिव को उल्टा करके उसको पॉजिटिव बना देता है। ओके, पर है तो ये भी फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बना देता है, लेकिन वेस्टेज एनर्जी की कम होती है इसमें। हाफ वेव में आधी वेव वेस्टेज हो जाती है, फुल वेव में वेस्टेज नहीं होता। अब चिल्ड्रन ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कहां होते हैं, कहां इसका इस्तेमाल होता है? तो चिल्ड्रन अगर आपके पास एक मोबाइल चार्जर है तो उस मोबाइल चार्जर के अंदर ये फुल वेव रेक्टिफायर आपको मिलेगा। जी हां, मोबाइल के चार्जर में हम एसी इनपुट देते हैं। आपके घर में आप मोबाइल चार्जर लगाते हो ना, ऐसा मतलब उसके इनपुट में एसी है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर होने के कारण वो एसी वोल्टेज इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज बन जाता है। फिर कुछ फिल्टर सर्किट्स होती हैं, फिल्टर सर्किट्स की मदद से इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को फिर प्योर डीसी बना के वो आपके मोबाइल को सप्लाई किया जाता है। तो मोबाइल चार्जर के अंदर रेक्टिफायर का मिलना एकदम आम बात है। मच्छर मारने का बैट, उसमें भी रेक्टिफायर आपको मिल जाएगा। अगर आपके घर में एक मॉडर्न टेलीविजन है, नया टेलीविजन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, एलईडी एलसीडी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है
सपोज आपके फ्रिज में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, कई बार फ्रिज में ऐसा एक बाहर की तरफ डिस्प्ले लिख के आता है ना कि इतना टेम्परेचर है फ्रिज का, से नए नए फ्रिज आते हैं, उनमें भी ये आपको मिलेगा। एयर कंडीशनर में जहां पे टेम्परेचर वगैरह लिख के आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, वहां पे आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाएगा। तो लगभग हर वो इंस्ट्रूमेंट जो डीसी पे काम करता है पर जिसकी सप्लाई एसी है, वहां पे ये फुल वेव रेक्टिफायर आपको मिल जाएगा। ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल चार्जर होते हैं, जहां पे भी चीजों को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर जरूर मिलेगा। चलिए अगला कंसेप्ट या अगला एप्लीकेशन जो डायोड का है वो है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एक ऐसा डायोड है जिसका इस्तेमाल रिवर्स बायस में होता है। तो आप देख सकते हो ये एक फोटो डायोड है और इसका इस्तेमाल रिवर्स बायस में हो रहा है, यानी P जो है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और N बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और जो फोटो डायोड होता है नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है, कोई बहुत अलग नहीं होता। इसको बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल से बना सकते हैं। सिलिकॉन से बना सकते हैं इसे, गैलियम आर्सेनाइड से बना सकते हैं, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, इस मटेरियल का भी बनता है फोटो डायोड। पर बेसिकली ये एक डायोड ही है जिसे रिवर्स बायस में इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटो डायोड करता क्या है? फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करता है। तो फोटो डायोड इट डिटेक्ट्स लाइट। अब देखो ये लाइट को कैसे डिटेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि कोई लाइट नहीं है। When no light is falling on it, when no light is present, जब कोई लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो क्योंकि ये रिवर्स बायस में है इसीलिए बहुत ही नेग्लिजिबल करंट पास होता है, या मान लो करंट पास होता ही नहीं है। When no light is present, नो करंट, यहां से है ना कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर मैं यहां पे एमीटर बना दूं, तो ये एमीटर कोई करंट, खास करंट मेजर नहीं करेगा। नो करंट इज ऑब्जर्व्ड। और अगर रिवर्स बायस में करंट होता भी है तो कितना, इतनू सा माइक्रो एम्पियर रेंज में। तो जब लाइट नहीं होती, जब रिवर्स बायस में जब फोटो डायोड में लाइट को हम नहीं डालते फोटो डायोड के ऊपर, तो उस वक्त कोई करंट वरंट कुछ पास नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, बस बेसिकली कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम लाइट यहां पे इंसिडेंट कर दें, ओके, ये लाइट है जो मैंने बनाया है, इफ द लाइट इज इंसिडेंट नियर डिप्लीशन रीजन, चलिए ने लाइट हर कहीं नहीं डालना, ये लाइट यहां देखो, आपको जानते हो इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। लाइट को डिप्लीशन रीजन के आसपास हमें शाइन करवाना है। तो जो लाइट है वो डिप्लीशन रीजन के आसपास, डिप्लीशन रीजन के ऊपर शाइन होगी। तो ये लाइट इस तरीके से डिप्लीशन रीजन के ऊपर गिर रही है। तो इफ द लाइट इज इंसिडेंट नियर डिप्लीशन रीजन, देन इलेक्ट्रॉन्स, देखो इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। सपोज डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन का ये एटम है और इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपना काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़िया इस एटम के ऑर्बिट में घूम रहा था। तो अब लाइट आती है तो क्या होता है, लाइट आती है, ये इलेक्ट्रॉन जो चुपचाप अपना काम कर रहा था, लाइट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है। सो इफ लाइट इज इंसिडेंट नियर डिप्लीशन रीजन, द इलेक्ट्रॉन absorbs the photon and comes out of its orbit. तो एक बार फिर से, जैसे यहां पे लाइट गिरी, फोटॉन्स गिरे, ये फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कहां पे सिचुएटेड है ये इलेक्ट्रॉन, डिप्लीशन रीजन में।
डिप्लीशन रीजन में जो चुपचाप इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा था, सिलिकॉन के आजू बाजू चुपचाप घूम रहा था, इस फोटोन ने आके उस इलेक्ट्रॉन के साथ उंगली कर दी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के, अपना ऑर्बिट तोड़ के बाहर आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द फोटोन एंड कम्स आउट ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो चिल्ड्रन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट तोड़ के यहां पे आ चुका है। मैंने यही इलेक्ट्रॉन फिर से यहां पे बनाया, ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट तोड़ के यहां पे आ चुका है। अब आप जानते हो पीएन जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एन रीजन से पी रीजन की तरफ। तो इस डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एन रीजन से पी रीजन की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि एन रीजन के पास फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं और पी रीजन के पास फिक्स्ड नेगेटिव आयंस होते हैं। इसलिए जो मैंने ये जो बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है ये पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं डायोड के। अगर आपको याद नहीं है तो डायोड के पिछले वीडियोस देखिए, आपको याद आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलना चालू करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना चालू कर देगा, इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ इस तरफ फ्लो होने लगेगा। ओके, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो होने लगेगा। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम करंट कहते हैं। तो चिल्ड्रन, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप तो जानते ही हो ना कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट माना जाता है। तो एक बार फिर से बताता हूं। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिट तोड़ा, इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है इसका मतलब करंट यहां फ्लो होगा। यानी इन शॉर्ट एक करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगा। ये देखो करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होगा तो ये बजर बज जाएगा। ये बजर बना दिया मैंने। बजर बज जाएगा तो आप समझ जाओगे कि लाइट फॉल हुई है फोटोडायोड पे। या बजर नहीं लगाना तो कुछ और लगा सकते हो। बजर की जगह आप एक डिस्प्ले लगा सकते हो, एलईडी डिस्प्ले। जैसे करंट आएगा वो डिस्प्ले में लिख के आ जाएगा लाइट जल गई, लाइट जल गई, लाइट जल गई। ऐसा कुछ कर सकते हो। तो बजर कंपलसरी नहीं है। मेन है कि जब इसके ऊपर लाइट नहीं गिर रही थी, जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं थी, तब कोई करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई तब करंट आ गया। तो यानी कि इसमें करंट आ गया, यानी कि इसके ऊपर लाइट गिर गई, मतलब एनवायरनमेंट में लाइट प्रेजेंट है। तो अब इसका यूज कैसे करें? चिल्ड्रन, आप जानते ही हो कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जिनको अगर लाइट में रख दिया जाए तो वो दवा खराब हो जाती है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो लाइट में रखने से उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। वो केमिकल डीजनरेट हो जाते हैं, केमिकली डीजनरेशन हो जाता है उनका। दवाइयों को लाइट में रखा जाए तो वो दवाइयां खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो सपोज आपके पास एक दवाई का एक बहुत बड़ा एक वेयरहाउस है, बहुत बड़ा गोदाम है। अब आपको पता है कि उसमें लाइट नहीं आनी चाहिए। उस गोदाम में अगर लाइट आएगी तो दवाइयां खराब हो जाएंगी। तो आप क्या करोगे? उस गोडाउन में, उस गोदाम में, उस वेयरहाउस में आप ये डिवाइस लगा दोगे। अब जब तक लाइट नहीं आएगी ये बजर नहीं चलेगा, बजर नहीं चलेगा। जैसे ही गलती से भी उस रूम में लाइट चली गई, ये प्रोसेस हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगा और बजर बज जाएगा। और जैसे ही बजर बज जाएगा आप समझ जाओगे आपके वेयरहाउस में कुछ गड़बड़ है। आप तुरंत जाके वेयरहाउस की चेकिंग करोगे और उस जहां से लाइट लीक हो रही है वहां से लाइट के लीकेज को बंद करोगे। तो यह है इसका यूज। चिल्ड्रन, फोटोडायोड का और भी यूज है। फोटोडायोड का इस्तेमाल मोबाइल में होता है। आपके मोबाइल में जहां पे आप अपना कान रख के बात करते हो उसी के पास में एक छोटा सा होल होता है। सबके मोबाइल में होता है। जहां पे आप कान रख के बात करते हो ना, वहां पे एक छोटा सा होल होता है और उस होल के अंदर ये डिवाइस रखा होता है। इतना सा डिवाइस है मोबाइल के अंदर। फोटोडायोड इतना सा होता है, बहुत छोटा फोटोडायोड होता है मोबाइल के अंदर। वो किस लिए काम आता है? जब आप सेल्फी लेते हो तो वो छोटा सा होल ये पता लगाता है कि कितना लाइट एनवायरनमेंट में है और उस हिसाब से वो आपकी सेल्फी को ऑटो ब्राइट या ऑटो डिम करता है।
उसी की मदद से मोबाइल ये डिसाइड करता है कि नाइट मोड यूज करना है या ब्राइट मोड यूज करना है या डे मोड यूज करना है। तो एक बहुत ही छोटा सा होल होता है, उस छोटे से होल में से जो लाइट अंदर घुसती है, उस लाइट को एनालाइज करके मोबाइल का कैमरा ये डिसीजन लेता है कि ब्राइटनेस किस तरह से रखनी है। ओके, तो मैं सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं। जब लाइट इंसिडेंट होता है डिप्लीशन रीजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऑर्बिट से बाहर आता है। दिस इलेक्ट्रॉन नाउ स्टार्ट्स मूविंग in opposite direction of electric field of depletion region, and hence a current starts flowing, and hence a current starts flowing। और करंट फ्लो होने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि लाइट आ रही है। अब चिल्ड्रन, अब मैं इसका आपको वीआई डायग्राम बनाता हूं, वोल्टेज करंट का इसका ग्राफ बता के बताता हूं। तो सबसे पहले इसका जो वीआई ग्राफ बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि रिवर्स बायस है। याद है, रिवर्स बायस यहां पे बनता है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इसका वीआई ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिवर्स बायस का करंट भी बढ़ता जाएगा। तो इतना करंट मिलेगा, देखो ये कम करंट है, दिस इज लेस करंट। इतना करंट मिलेगा अगर इंटेंसिटी होगी I1। अगर लाइट की इंटेंसिटी होगी I1 तो इतना ही करंट मिलेगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी होगी I2, लाइट ज्यादा ब्राइट होगी तो ज्यादा करंट मिलेगा। या आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी सीख चुके हो ऐसा क्यों होता है। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीख चुके हो कि जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। कुछ कुछ वैसा ही है ये। तो ये है लाइट की इंटेंसिटी I2 करंट नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी है। तो लाइट की इंटेंसिटी I1 होगी तो कम करंट, इंटेंसिटी और बढ़ के I2 हो जाए तो और ज्यादा करंट, इंटेंसिटी बढ़ के I3 हो जाए तो और ज्यादा करंट। यहां पे जो I1 है वो सबसे छोटा है, I2 उससे बड़ा है, I3 सबसे बड़ा है, और यहां पे I1, I2 और I3 इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स इस फोटो डायोड पे गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतना ही ज्यादा रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा। और जो करंट के हिसाब से मोबाइल ये डिसाइड कर लेता है कि लाइट ज्यादा है या कम है, और उसी हिसाब से मोबाइल फिर आपका जो फेस है उसको एडजस्ट करता है, फेस की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। तो अगर ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे होंगे आपके मोबाइल के फोटो डायोड पे तो ज्यादा करंट बनेगा। मोबाइल ये समझ जाएगा कि आजू बाजू बहुत लाइट है, वो कैमरे की शटर स्पीड और उस सब की प्रोग्रामिंग करके एक परफेक्ट फोटो फिर आपको खींच के देगा। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस फोटो डायोड के। चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड भी एक डायोड होता है और इसका शॉर्ट में हम एलईडी कहते हैं। मार्केट में ये अवेलेबल है। छोटे एलईडी 5 रुपए से लेके 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 तक के भी एलईडी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो छोटे छोटे एलईडी सस्ते मिलते हैं ऑफकोर्स, और बड़े एलईडी ऑफकोर्स महंगे मिलते हैं। मार्केट में अवेलेबल है एलईडी। एलईडी भी एक तरीके का डायोड ही होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए लाइट एमिटिंग डायोड। एक लाइट एमिटिंग डायोड एक डायोड ही है और इसका इस्तेमाल फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जो भी लाइट एमिटिंग डायोड है उसका यूज फॉरवर्ड बायस में होगा। पर चिल्ड्रन, लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए जनरली सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं होता। लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इस तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। इसका रीजन यह है, अगर सिलिकॉन से लाइट एमिटिंग डायोड बनाओगे तो उस डायोड में से लाइट नहीं हीट बाहर निकलेगी। इसीलिए जनरली हम सिलिकॉन का लाइट एमिटिंग डायोड नहीं बनाते, क्योंकि सिलिकॉन के लाइट एमिटिंग डायोड में से विजिबल लाइट नहीं निकलती है, उसमें से निकलती है हीट, इंफ्रारेड रीजन में उसमें से एनर्जी निकलती है। तो देखते हैं ये लाइट एमिटिंग डायोड काम कैसे करता है।
तो सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड का मैं एक सिंपल पहले तो डायोड बना लेता हूं। तो लाइट एमिटिंग डायोड भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही है। यह पी टाइप और यह है एन टाइप, और इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो मैंने इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी साइड को पॉजिटिव दे दिया, एन साइड को नेगेटिव दे दिया। अब आप तो जानते ही हो कि फॉरवर्ड बायस में जब भी हम डायोड को रखेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो यहां से करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने का मतलब है जो पॉजिटिव के होल्स हैं, पॉजिटिव में आप तो जानते ही हो ना बहुत सारे होल्स हैं, और नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से रिकंबाइन होने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये होल से रिकंबाइन होने लगेंगे। फॉरवर्ड बायस में होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि करंट फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे इस तरफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बन गया डायग्राम। तो होता क्या है, इन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स कैन रिकंबाइन विथ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाते हैं। कहां? फॉरवर्ड बायस में। तो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन का होल के साथ रिकंबाइन होने का मतलब क्या है? दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो ऑर्बिट में चले जाएंगे। दिस मीन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स which were free will once again enter the orbit. अब चिल्ड्रन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास हाई एनर्जी होती है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चला जाए, अगर यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घुस जाए तो इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हो जाती है। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन था, जो फ्री था, वो जब ऑर्बिट में घुसेगा, विच वर फ्री विल वंस अगेन एंटर द ऑर्बिट एंड देयर एनर्जी विल रिड्यूस। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था जब वो ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में था वो वैलेंस बैंड में आ गया है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड will go to वैलेंस बैंड। मतलब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ जाता है। और आप तो जानते ही हो चिल्ड्रन, आपने कई बार पढ़ा है, एटम्स चैप्टर में भी पढ़ा है, कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आता है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड विल गो टू वैलेंस बैंड एंड रिलीज ए फोटोन। फोटोन मतलब एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। अगर ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में हुई तो हमें इस डिवाइस में से लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा, है ना? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इन विजिबल रेंज, we feel light is emitted by the diode। तो हमें ऐसा लगेगा इस डायोड में से लाइट निकल रही है, और इसे ही हम एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। तो चलो, लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है,
जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री था वो जब होल से कंबाइन होता है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस होती है। इस रिड्यूस्ड एनर्जी के कारण लाइट एमिटिंग डायोड लाइट छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस हो गई ना, तो वो जो एनर्जी कम हुई है वो लाइट के फॉर्म में बाहर आती है। अगर वो लाइट विजिबल रेंज में हुई तो हमें ऐसा लगता है कि एलईडी में से लाइट निकल रही है। तो चिल्ड्रन, सिलिकॉन में क्या होता है? सिलिकॉन में ऐसा नहीं होता। सिलिकॉन में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है वो गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं और ये सिलिकॉन का अगर कंडक्शन बैंड है और ये सिलिकॉन का वैलेंस बैंड है, तो इनमें जो गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन बाहर निकलेगा, सपोज सिलिकॉन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, सपोज सिलिकॉन को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, सिलिकॉन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जो फोटोन निकलेगा, फोटोन वो भी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होगा। और चिल्ड्रन, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन विजिबल रेंज में नहीं होता, इंफ्रारेड में होता है। तो अगर आपको विजिबल रेंज में चाहिए तो ये जो एनर्जी का गैप है ये लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इन मटेरियल्स में जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो विजिबल रेंज में आ जाता है। तो इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया तो इंफ्रारेड फोटोन बाहर निकलेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड अगर यूज किया तो जो फोटोन निकलेगा वो हमें दिखाई देगा। चिल्ड्रन, मैं लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में एक छोटी सी बात बताना भूल गया, इसका सिंबल। तो क्योंकि ये डायोड है, इसका सिंबल डायोड जैसा ही दिखता है, और क्योंकि इसमें से लाइट निकलती है तो आप ऐसे लाइंस बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसमें से लाइट निकल रही है। तो ये सिंबल है लाइट एमिटिंग डायोड का। उसी तरह से मैं आपको फोटो डायोड का सिंबल बताना भूल गया। एक बार बता देता हूं फोटो डायोड का सिंबल। ये फोटो डायोड था, तो इसका सिंबल भी डायोड जैसा ही होता है, बस इससे लाइट निकलती नहीं है, फोटो डायोड पे लाइट आती है। तो इसका सिंबल ऐसा बनेगा, लाइट आ रही है तो फोटो डायोड, लाइट निकल रही है तो लाइट एमिटिंग डायोड। और चिल्ड्रन, लाइट एमिटिंग डायोड के एप्लीकेशंस तो आपको हजारों पता होंगे ही। लाइट एमिटिंग डायोड की मदद से टेलीविजन्स बनते हैं जिन्हें हम एलईडी टीवी कहते हैं, टॉर्च बनता है, आपके मोबाइल में एक एलईडी फ्लैश होता है। तो जहां जहां आप आजकल जितने भी मॉडर्न लाइटनिंग इक्विपमेंट्स देख रहे हो जिससे अपन लाइट पैदा करते हैं वो आजकल ज्यादातर एलईडी से बनते हैं। एलईडी बिजली भी कम खाता है, लाइट भी अच्छा बनाता है और व्हाइट लाइट भी निकलता है। तो वेरी नाइस डिवाइस। थोड़ा महंगा है बल्ब के कंपैरिजन में, पर फालतू की हीट नहीं, हीट कम होती है इसमें, फालतू की हीट कम और एफिशिएंसी ज्यादा, बिजली का बिल भी कम आता है, लाइट ब्राइट और वाइट अच्छी दिखती है। तो ये एलईडी के कुछ एप्लीकेशंस हैं। अब चिल्ड्रन, एलईडी का वीआई ग्राफ देख लेते हैं। क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, इसका वीआई ग्राफ फॉरवर्ड बायस डायोड के तरह ही दिखता है। अगर एक एलईडी रेड कलर का है तो उसका वीआई ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर एक एलईडी वॉयलेट कलर का है तो उसका वीआई ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बाकी आप रेनबो तो जानते ही हो, VIBGYOR, बाकी के इसके बीच में आते हैं। बीच वाला भी बना देता हूं, येलो भी बना देता हूं, ये येलो एलईडी का वीआई ग्राफ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो रेड कलर निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। कम एनर्जी मतलब कम वोल्टेज, तो रेड कलर कम वोल्टेज पे निकल जाएगा। येलो कलर निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज लगता है और वॉयलेट कलर निकालने के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा आपको वोल्टेज लगेगा। तो वॉयलेट का ग्राफ थोड़ा सा आगे बनता है क्योंकि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वॉयलेट को चालू करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। चिल्ड्रन, डायोड का अगला एप्लीकेशन है सोलार सेल। सोलार सेल की मदद से हम डायोड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो सोलार सेल करता क्या है?
इट कन्वर्ट्स लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सोलार सेल। और सोलार सेल थोड़ा महंगा आता है। अगर बड़ा सोलार सेल लोगे तो वो काफी महंगा पड़ता है। छोटे से इतने छोटे छोटे सोलार सेल भी आते हैं, वो कैलकुलेटर में लगे होते हैं। आपने देखा होगा कैलकुलेटर में साइड में ऐसा कुछ काला काला कलर का लगा होता है, वो छोटा सा सोलार सेल होता है। तो छोटा सोलार सेल तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, पर अगर आप बड़ा सोलार सेल खरीदने जाओगे तो काफी महंगा मिलता है। सोलार सेल लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, मतलब फोकट में इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। पर कैसे? सबसे पहली बात, सोलार सेल ना तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है ना रिवर्स बायस में। यह खुद एक एनर्जी का सोर्स है। सोलार सेल एनर्जी लेता नहीं, एनर्जी देता है। इसीलिए सोलार सेल में हम बैटरी लगाते नहीं, सोलार सेल खुद बैटरी की तरह काम करता है। तो सोलार सेल ना तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा ना रिवर्स बायस में। So it is neither in forward bias nor in reverse bias. सोलार सेल को ना फॉरवर्ड बायस में लगा सकते हैं ना रिवर्स बायस में लगा सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही एक बैटरी की तरह काम करेगा, खुद करंट पास करवाएगा। तो देखो सोलार सेल बनता कैसे है। सोलार सेल बनाने के लिए सबसे पहले एक पीएन जंक्शन डायोड लिया जाता है। यह है पीएन जंक्शन डायोड, और इसमें कोई बैटरी नहीं लगाना चिल्ड्रन, सोलार सेल खुद बैटरी की तरह काम करेगा। यहां पे हम लोड लगा देते हैं। लोड मतलब वो डिवाइस जिसको हमें चलाना है। कैलकुलेटर हो सकता है ये लोड, या ये लोड कोई छोटा मोटा बल्ब हो सकता है। तो होता क्या है देखो सोलार सेल में, सबसे पहले सोलार सेल में आपको चाहिए लाइट। जैसे ही लाइट डिप्लीशन रीजन पे फॉल होगी, तो मैंने लाइट को डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवा दिया। तो सबसे पहले लाइट को डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवा दो। अब आप जानते ही हो कि अगर लाइट डिप्लीशन रीजन पे फॉल होगी तो क्या होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से निकल के बाहर आ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट से बाहर आता है तो एक होल भी क्रिएट होता है। तो हम कहेंगे कि इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। कहां? डिप्लीशन रीजन में। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए, ठीक है, मैं लिख देता हूं। यहां पे जो ई और एच लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएटेड ड्यू टू लाइट है, पहले से नहीं थे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड ड्यू टू लाइट। लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएटेड ड्यू टू लाइट। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन गए हैं। अब क्या होगा, आप जानते ही हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इस डायरेक्शन में होता है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी भी डायोड में, जो एन रीजन से पी रीजन की तरफ जा रहा होता है। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेंगे, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धीरे धीरे यहां जमा होना चालू हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहां जमा होना चालू हो जाएंगे, और होल धीरे धीरे इस तरफ जमा होना चालू हो जाएंगे। यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, दूसरी तरफ होल जमा हो जाएंगे। तो चलिए, डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा दिखने लगा है, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े अच्छे से डायग्राम से, पर फिलहाल समझ लो। जैसे ही लाइट आई, लाइट आने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और होल्स दूसरी तरफ हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ होना मतलब एक तरफ नेगेटिविटी बढ़ गई, और होल्स एक तरफ होना मतलब एक तरफ पॉजिटिविटी बढ़ गई। और एक तरफ नेगेटिविटी होना, एक तरफ पॉजिटिविटी होना, ये तो किसी भी बैटरी में होता है। यानी कि ये डिवाइस एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, जिसकी एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है। और अगर मैं लोड लगा दूं
तो करंट फ्लो होने लगेगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब थोड़ा सा और अच्छे डायग्राम में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लाइट को हमें डालना है डिप्लीशन रीजन के ऊपर। तो डिप्लीशन रीजन के ऊपर हमने लाइट को पहुंचा दिया। ओके, ये P है और ये N है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो गए चिल्ड्रन। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हुए। पहले से डिप्लीशन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होल नहीं होते। डिप्लीशन रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन इसीलिए है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन होल नहीं होते, पर लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए। अब आप जानते ही हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो N से P की तरफ होता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो N से P की तरफ होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा होना चालू हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन यहां जमा होना चालू हो जाएंगे और होल्स यहां जमा होना चालू हो जाएंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन और होल नहीं मिल पा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर अलग अलग हो जाते हैं, मिल नहीं पाते। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे और क्रिएट होकर फिर से क्यों नहीं मिलते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये क्रिएट, यहां पे होल जमा हो गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। मतलब इसका एक तरफ पॉजिटिव हो गया है इस डायोड का और दूसरी तरफ नेगेटिव हो गई है। अब क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है, इसीलिए अब ये बैटरी की तरह काम करने लगा है। यानी कि अगर मैं बाहर से एक लोड कनेक्ट कर दूं तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो होके इन होल्स से मिल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल घूम के होल से मिल सकता है, यानी कि करंट फ्लो हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं कहूंगा करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा करंट का फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होता है सोलर डायोड के P रीजन से N रीजन की तरफ। तो ये जो मैंने कहा है वो एक बार लिख देता हूं। बिकॉज ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड इन डिप्लीशन रीजन। These electron and hole pairs, these electrons and holes move in opposite direction due to electric field of the diode and start एक्टिंग एज ए सेल। तो एक तरफ होल जमा होना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा होना, ऐसा तो सेल में होता है, बैटरी में होता है। तो अब ये सेल की तरह काम करने लगेगा अपना डिवाइस। अब चलिए, अगर आप लाइट बंद कर दो, अगर लाइट बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना भी बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना बंद हो जाएगा तो ये बैटरी की तरह काम करना भी बंद कर देगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सोलर सेल तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा जब तक लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है। लाइट का फॉल होना बंद हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी का बनना भी बंद हो जाएगा। अब चिल्ड्रन, सोलर सेल का VI ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका VI ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका VI ग्राफ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। इस तरीके का इसका VI ग्राफ होता है। इसका VI ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनता है? इसका VI ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में इसीलिए बनता है क्योंकि ये करंट लेता नहीं, ये करंट देता है। इसका VI ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनता है? बिकॉज इट सप्लाइज करंट। ओके, इन दोनों क्वाड्रेंट में हम वो करंट्स बनाते हैं, सॉरी, इस क्वाड्रेंट में हम वो करंट बनाते हैं जो उस डिवाइस का करंट बनाते हैं जो करंट लेता है। लेकिन सोलर सेल करंट देने वाला डिवाइस है,
तो इस क्वाड्रेंट में उसका ग्राफ बनेगा। ओके, इस पॉइंट को कहा जाता है V और ये I, ये हो जाएगा ISC और VOC। VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, और ISC का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। अब इसका मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूं। चिल्ड्रन, मान लो कि सोलार सेल को आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ये सोलार सेल है, ओके, यह P रीजन, यह N रीजन, इसके ऊपर लाइट आ रही है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है P को N से डायरेक्ट जोड़ना बिना रेजिस्टर के। तो P और N एक साथ जुड़ गए हैं, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। तो उस वक्त क्या होगा शॉर्ट सर्किट में? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट फ्लो होगा, और P और N के बीच में वोल्टेज नहीं बचेगा। क्यों वोल्टेज नहीं बचेगा? क्योंकि P और N एक ही वायर से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस कंडीशन में वोल्टेज जीरो, करंट मैक्स हो जाता है। तो वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो वोल्टेज जीरो है और करंट है ISC। देखो ना, करंट का एक्सेस है ना, मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज जीरो और करंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम करंट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। अब ये क्या है? ओपन सर्किट, VOC। अगर आप डायोड को इस तरह से कनेक्ट करोगे, P है, ये N है, और इसके ऊपर लाइट गिर रही है, लेकिन आपने यहां डिवाइस ही नहीं लगाया, ये खुला पड़ा है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट पे क्या होगा? करंट जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पर P के पास बहुत सारे होल्स जमा हो जाएंगे डिप्लीशन रीजन में, मैं डिप्लीशन रीजन की बात कर रहा हूं, और N के पास इलेक्ट्रॉन। तो P और N के बीच में वोल्टेज आ जाएगा। तो इस केस में P और N के बीच में वोल्टेज रहता है पर करंट नहीं रहता, उसे हम इस पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो देखो, वोल्टेज तो है, वोल्टेज एक्सिस पे तो है ये पॉइंट, पर इसके पास करंट नहीं है। तो ये होता है VOC और ISC का कंसेप्ट। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। चिल्ड्रन, एक और एप्लीकेशन बचा है डायोड का, जिसे हम कहेंगे जीनर डायोड, पर जीनर डायोड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।